नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी का साहित्य कला व संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस का पालन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। हिंदी पखवाड़ा पूरे 2 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम के पालन के लिए भारत सरकार द्वारा हिंदी निर्देशालय की ओर से निर्देश दिए जाते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सके। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होता वह देश सांस्कृतिक रूप से कंगाल होता है। भाषा संस्कृति की वाहिका होती है। राष्ट्रभाषा हिंदी को उचित सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए तमाम सरकारी दफ्तरों में इस दिवस का पालन चूल-छोल से किया जाता है। आज़ादी के बाद से ही हमारा देश मातृभाषाहीन है। सरकारी दफ्तरों में विदेशी भाषा को जितना महत्व दिया जाता है, यदि उतना महत्व हिंदी को भी दिया जाने लगा तो निश्चय ही देश की दिशा में बदलाव संभव है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज भी हिंदी को द्वितीय दर्जे पर रखा जाता है। हिंदी बोलने और पढ़ने वालों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है वह हम और आपसे छुपा नहीं है। हिंदी का विकास कैसे हो, वर्तमान समय में हिंदी की क्या दिशा और दशा है, हिंदी की वर्तमान चुनौतियां क्या क्या है, इन विषय पर बंगाल के तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से उनकी विचारों को सीधे सुनते हैं। तो चलिए हम उनकी जुबानी सुनते हैं। हिंदी की वर्तमान स्थिति, हिंदी के सामने जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें चुनौतियां भी हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी। चुनौतियां तो ये कि लोग इस रूप में लेते हैं कि अंग्रेजी का व्यवहार अत्यधिक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हिंदी का दायरा सीमित होता जा रहा है, ऐसा कहें। लेकिन गौर से देखें तो हिंदी इतनी कमज़ोर नहीं है कि अंग्रेजी के कुछ एकाध शब्द के प्रयोग से उसका दायरा सीमित हो जाए, बल्कि हिंदी समृद्ध ही हो रहा है। हिंदी के सामने या हिंदी भाषी समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां अकादमिक रूप से हैं। अकादमिक रूप से इसलिए कह रहे हैं कि हम लगातार अपने प्राचीन साहित्य से दूरी बनाते जा रहे हैं। उनसे हमारा लगभग कटाव सा हो गया है, और जब एक बार हम अपने प्राचीन साहित्य से कट जाएंगे तो फिर हमारे सामने जो वर्तमान स्थिति रहेगी उसी के आधार पर भाषा की पहचान बनेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी प्राचीन साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध रही है और उस पर लगातार हमें काम करने की ज़रूरत है। उससे निकटता, उससे करीबी बनाने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है, और इसके विपरीत ये काम विदेशी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हम मध्यकाल के बारे में, मध्यकालीन साहित्य के बारे में, कबीर, सूर, तुलसी और इसके इतर और भी बहुत सारे कवि हैं, उनके बारे में खोज परख शोध बहुत कम कर रहे हैं। इस दिशा में काम कम हो रहा है, और ये सारी चीज़ें ही हिंदी को चुनौतियों के रूप में सामने लाती हैं कि हम अपनी परंपरा से लगातार कट रहे हैं और वो हिंदी की दुर्दशा की ओर लेकर जाएगी। यही हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने न केवल वर्तमान साहित्य से बल्कि प्राचीन साहित्य से भी जुड़े, उनका अध्ययन करें, उनसे ऊर्जा लें और अपनी भाषा को समृद्ध करें। हिंदी एक तो अपने प्राचीन साहित्य संपदा से समृद्ध हो सकता है, दूसरी ये कि अपनी आंचलिक स्रोतों से यानी साहित्यिक परंपरा, लोक कथा, लोक गीत
लोक कहानी, लोक संगीत आदि चीज़ों से जैसे जैसे परिचय बढ़ेगा वैसे वैसे हम और भी समृद्ध होते जाएंगे। यानी एक तरफ तो हमारी प्राचीन साहित्य है, दूसरी तरफ हमारा लोक साहित्य है। लोक साहित्य का वर्तमान रूप, उससे परिचित होना, यानी आंचलिकता से परिचित होना, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर हिंदी को मजबूत करेगी। ये दोनों चीज़ें जब मजबूत हो जाएंगी तो फिर किसी भी तरह की बाहरी यानी औपनिवेशिक भाषा का हम पर उस तरह से प्रभाव नहीं होगा। वो हमें हमारी पहचान को किसी तरह से चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए हमें अंग्रेजी से आक्रांत होने से भयभीत नहीं होना चाहिए या उसे आक्रांता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए। हिंदी के सामने आज यही सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके अध्येता, प्राचीन साहित्य के अध्येता लगातार कम होते जा रहे हैं और हम विदेशी अध्येताओं पर उस दौर के बारे में जानने के लिए निर्भर होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि प्राचीन साहित्य के बारे में हमें विदेशियों से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हिंदी तभी समृद्ध होगी जब हम अपनी परंपरा, संस्कृति और साहित्य से जुड़े रहेंगे। अपनी आंचलिक नमस्ते, आप सभी को हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। चूँकि आज 14 सितंबर है और हम सभी जानते हैं कि सन 1949 को इसी दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और तब से हिंदी भारत के राजभाषा के पद पर आसीन है, अंग्रेजी के साथ। और इसी निर्णय के प्रतिपादन तथा हिंदी का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर सन 1953 से प्रत्येक वर्ष भारत में, संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह सिलसिला आज भी जारी है। चूँकि प्रत्येक क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए यह शुरू किया गया था, तो शायद अब तक उस प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए आगे भी शायद यह सिलसिला जारी रहेगा। और हिंदी, रही बात हिंदी के प्रचार प्रसार की, तो इसको दो रूपों में देखा जा सकता है। अगर हम देखें कि संपूर्ण भारत में हिंदी की क्या स्थिति है, तो हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी बाजार की भाषा है, जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है हिंदी, सिनेमा की भाषा है, सिनेमा लोग हिंदी में देखना पसंद करते हैं, खबर लोग हिंदी में सुनना पसंद करते हैं। मतलब भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। हिंदी को लोगों ने, जनता ने प्रमोट किया, लेकिन हिंदी को सरकार ने प्रमोट नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का जो स्थान होना चाहिए था, हिंदी का ही क्यों, संपूर्ण भारतीय भाषाओं का जो स्थान होना चाहिए था वह नहीं है। और इसके कारण में मैं क्या, विभिन्न जो आलोचक हैं या जो विद्वान हैं, सभी का यही मानना है कि अगर सरकार जब तक किसी भाषा को उस तरह से प्रमोट नहीं करती है, तब तक उस भाषा का वह स्थान नहीं होता है जो होना चाहिए। और रोज़ कई भाषाएं मरती जा रही हैं। चूँकि हम जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, भारत में बहुभाषिकता है, उसमें किसी एक भाषा पर बात करने से दूसरे भाषाभाषी उसके विरोध में, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक भी है कि विरोध होना तय है। बावजूद इसके, चूँकि आज हिंदी दिवस है, मैं हिंदी दिवस पर ही बात करना चाहूँगी। तो हिंदी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हिंदी को बोलने में स्वीकार किया गया, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हिंदी को लिखने में उस तरह स्वीकार नहीं किया गया। कारण इसके भी कई कारण हैं।
बहुत उतना विस्तार से यहाँ बताने का तो समय नहीं है। लेकिन एक कारण यह है कि हिंदी की कहीं ना कहीं यह कहेंगे कि यह हिंदी के विद्वानों की कमी ही है, यह हमारी अपनी कमी है कि हिंदी को हमने बोलचाल की जो भाषा है, लिखने पढ़ने की जो हिंदी है, उससे बहुत इतर कर दिया है, जिसके कारण बोलने में जो है, लिखने में वह नहीं है। जैसे ही मतलब जैसे कि पारिभाषिक शब्द वगैरह को ही ले ले, उस तरह अगर शुद्ध हिंदी में जाएं हम, जो शुद्धता की बात होती है, तो बोलने और लिखने में अंतर हो जाता है। इसका एक कारण यह भी है, और इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि हमारी एक मानसिकता हो गई है कि अंग्रेजी पढ़कर, अंग्रेजी बोलकर, अंग्रेजी सीखकर, अंग्रेजी माध्यम में जाकर ही हम अच्छी से अच्छी नौकरियों को पा सकते हैं। ये हमारी मानसिकता है, हमारे बच्चों में के दिमाग में भी यही है, हमारे माता पिता के दिमाग में भी यही था, है ना, कि जो 1% हिंदी अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोग थे, आज वो जनसंख्या बढ़कर 14-15% हो गई। कारण ये है कि मानसिकता हमारी ये रही है, अंग्रेजियत वाली मानसिकता। इसमें अंग्रेजी को कितना दोष दे सकते हैं हम लोग? अपनी मानसिकता, अपने विचार, अपनी आदतों को भी हमें देखना जरूरी है। अपनी भाषा के प्रति अपने प्रेम को टटोल कर देखना जरूरी है, क्योंकि प्रेम करने के लिए जिद और जद दोनों होनी चाहिए, तभी हम किसी हद को पार कर सकते हैं। हद पार करने के लिए बिना जिद और जद के तो हद तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो भाषा के क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है कि अपनी भाषा से प्रेम करने के लिए हमें एक हद तक पहुंचने के लिए बहुत जुनूनी होना ज़रूरी है, और ज़रूरी हो गया है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा हिंदी भाषा की वर्तमान चुनौती पर अपनी बात रखता हूँ। हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत के एक बड़े भूभाग की संपर्क भाषा है। इस भाषा ने न केवल उत्तर भारत बल्कि संपूर्ण भारत के लोगों को आपस में जोड़ा है, और न केवल जोड़ा है बल्कि इसने एक बड़े भूभाग के लोगों की भावनाओं, उनकी संवेदनाओं, उनके विचार को, उनकी संस्कृति को बड़े ताकतवर ढंग से अभिव्यक्त भी किया है। जब हम उत्तर भारत की जीवनदायिनी नदी गंगा पर विचार करते हैं, तो गंगा अपनी यात्रा में कई सहायक नदियों को लेकर बहती है। तमाम शहरों से, तमाम शहरों की मिट्टियों को लेकर बहती है। ठीक ऐसे ही हम जब हिंदी भाषा पर विचार करते हैं, तो ठीक ऐसे ही हिंदी अपनी उत्पत्ति काल से अब तक उत्तर भारत की कई भाषाओं, बोलियों, उपभाषाओं की मदद लेती आ रही है। असल में इन बोलियों ने हिंदी के वर्तमान स्वरूप को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जैसे उत्तर भारत की गंगा या दक्षिण भारत की भी तमाम नदियों पर हम जब विचार करते हैं, तो इन नदियों का अस्तित्व पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक इन सहायक नदियों पर निर्भर है। ठीक ऐसे ही हिंदी भाषा का जो वास्तविक रूप है, वो इन्हीं बोलियों, भाषाओं, उपभाषाओं पर निर्भर है। औद्योगिकीकरण के कारण इन छोटी बड़ी नदी नालों के अस्तित्व पर लगातार संकट पैदा हुआ है। ठीक ऐसे ही हिंदी भाषा की इन बोलियों पर अंग्रेजी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया है। इन बोलियों ने कहीं न कहीं हिंदी को सजाया है, संवारा है। अंग्रेजी अब इन बोलियों की जगह ले रही है।
जिससे इन बोलियों ने की मदद से हिंदी को जो पोषण मिलता, उन्हें संरक्षण मिलता, अब इसकी जगह इन बोलियों की जगह अंग्रेजी ने ले ली है, जिससे इन बोलियों के अस्तित्व पर एक लगातार संकट मंडरा रहा है। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार, इसके प्रति दिलचस्पी, इसका लगातार जो प्रयोग हो रहा है, इन प्रयोगों की वजह से, इस तरह के प्रसार की वजह से हिंदी का जो इसकी जो बनावट है, इसकी जो वाक्य संरचना है, इसका जो शब्द भंडार है, वो उसमें अंग्रेजी का आधिपत्य हो गया है। अंग्रेजी के व्याकरणिक प्रयोग अधिक होने लगे हैं, जिससे कि इन बोलियों पर संकट पैदा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चुनौती है। नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी दिवस के इस पखवाड़े के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और यह जो 15 दिनों का पखवाड़ा है, इस पर जो भी आलोचनाएं समालोचनाएं होती हैं, वह हमारी वर्तमान परिस्थिति का एक उज्जवल पक्ष है। क्योंकि इस दिन, इन 15 दिनों के अंतर्गत हम हिंदी के संदर्भ में जो भी उतार चढ़ाव है, जो समस्याएं हैं, उस पर मिल बैठकर चर्चाएं परिचर्चाएं करते हैं। और यह जरूरी भी है, क्योंकि आज भूमंडलीकरण के इस दौर में, प्रौद्योगिकी के इस दौर में, जो पूरे विश्व पर भाषा का संकट है, वह हिंदी ही नहीं, सभी देशों की भाषाओं पर मंडरा रहा है। अंग्रेज और उनकी अंग्रेजी, यह हमारे सभ्य समाज की व्यवहारिक भाषा बनी हुई है और हमें अपनी मानसिकता को बदलना, हमें इस भ्रम से मुक्त होना होगा कि अंग्रेजी में बात व्यवहार करना यह हमारी विद्वता का या हमारे ज्ञान का परिचायक है। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत पहले ही मानसिक पराधीनता निबंध के अंतर्गत यह बातें स्पष्ट की थी कि अंग्रेजी में जो सरकारी कामकाज होते हैं, उसे करना एक बाध्यता होती है, लेकिन उसे और अधिक समझने और अधिक जानने के एवज में हम अपने घर की बातचीत, अपनी चिट्ठियों में भी इसे शामिल कर लेते हैं और इस कारण हम अपनी भाषा से दूर होते चले जाते हैं। जो कि ये भाषा विभिन्न बोलियों के मिठास से बनी, यह हमारी संस्कृति का परिचायक, यह हमसे व्यवहार के कारण गायब यह होती जा रही है। भाषा व्यवहार पर विकसित होती है, इसलिए इस पर ध्यान देना और इस भ्रम से मुक्त होना अति आवश्यक है कि हम अपनी भाषा में अधिक से अधिक बातों का अधिक से अधिक व्यवहार करें, हर कार्य में उसका व्यवहार करें। अब वो चाहे अपनी मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो या अपनी राष्ट्रीय भाषा हो। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो इतिहास है, यह हिंदी ही है जिसने पूरे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी साहित्यकारों की भूमिका हो या गैर हिंदी भाषाभाषियों को भूमिका हो, उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। अब बंगाल की ही धरती को लें
तो राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या केशव चंद्र सेन जैसे जो बौद्धिक स्तर पर बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने न केवल समाज, न केवल देश को एक भाषा एक देश का नारा दिया और इसमें काफ़ी योगदान दिया। उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। महात्मा गांधी की भूमिका लीजिए या विदेश की धरती से आए कामिल बुल्के का योगदान याद कीजिए। इन्होंने या विष्णु राव पराणकर की भूमिका लीजिए, जिन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया, या रामचंद्र शुक्ल को ही लीजिए, उन्होंने हर अंग्रेजी शब्दों के बगल में हिंदी शब्दों के बगल में अंग्रेजी का प्रयोग किया। मतलब एक निर्माण साहित्यिक स्तर पे उन्होंने निर्माण की बात की। तो हमें भी इस दिशा की ओर जाना होगा। हमें साहित्यिक स्तर पर लेखनी को, हिंदी के लेखनी के स्तर पर, उसके लिप्यंतरण के स्तर पर, उस भाषाई निर्माण के स्तर पर, उसे व्यवहार के स्तर पर अपनी भाषा को आगे बढ़ाना होगा। और साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषाई प्रेम को, उसे उसी सम्मान, उसी गर्व और उसी स्थान के साथ इसे आगे बढ़ाएं। और जैसा कि आज देश विदेश में हिंदी का व्यवहार, फैलाव बढ़ता जा रहा है, यह हमारी भाषा के लिए एक सकारात्मक पक्ष है। भाषाई संकट तो बना ही रहेगा, लेकिन उसके निदान की ओर भी जाना हमारा ही अहम योगदान होगा, जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को उसके करीब, उसके समक्ष पहुंच सकते हैं। यह भाषाई बाध्यता ही है जिसके कारण देश की अधिकांश जनता निरक्षर है। वह उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में न ग्रहण करने के कारण आगे नहीं बढ़ पाती है। अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें अपनी भाषा में न प्राप्त करने के कारण वह बहुत सारे ज्ञान तक पहुंचने में वंचित हो जाती है। जैसा कि बहुत पहले ही राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है कि भाषा ज्ञान तक पहुंचने का मात्र एक साधन है। इसलिए क्यों न हम अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा में उस ज्ञान को प्राप्त करें और साक्षरता और सांस्कृतिक स्तर पर आगे बढ़ें। तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हिंदी की दिशा में हर एक की भूमिका आवश्यक होगी। इसी के साथ एक आशा, एक उज्जवल दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए आज यह हिंदी दिवस का जो शुभ अवसर है, उस पर अपनी छोटी सी भूमिका का योगदान देते हुए मैं मकेश्वर रजक, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग मानका कॉलेज, बर्धमान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल, आपके सामने हिंदी भाषा के वर्तमान चुनौतियों एवं इसकी दिशा पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश की भाषाई समस्या को दूर करने के लिए एवं देश को एक राजभाषा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। तदनुसार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 ईस्वी से पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर भारत की जनता गर्व महसूस करती है, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश की संस्कृति का वाहक है। हिंदी में
पूरे देश की भाषा का एक सम्मिश्रण भी है। हिंदी के विकास के नाम पर, यूँ कहिए कि हिंदी दिवस के नाम पर आज भारत सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करती है, पर परिणाम शून्य है। इन रुपयों का उपयोग बड़े बड़े आला अधिकारियों के सिगरेट के डब्बे और मिठाई के डब्बे में समाकर रह जाती है। देश के कुछ प्रांतों को छोड़ दें तो अधिकांश प्रांतों में हिंदी को एक सांप्रदायिक भाषा के रूप में देखा जा रहा है। इस हिंदी को अपमानित करने में और हिंदी प्रदेश की जनता उतनी दोषी नहीं है जितनी कि इस देश के भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता, जो हिंदी एवं देश की अन्य भाषाओं को भी राजनीति का शिकार बना लिया है। वैसे इनका हमला तो जनता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर हो रहा है, लेकिन जब अपने ही देश के कुछ स्वार्थी लोग अपनी ही भाषा और संस्कृति पर हमला करें तो यह सोचनीय विषय हो जाता है। भाषाई दृष्टिकोण से हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन दुख इस बात की है कि आज हिंदी अपने ही घर में वैश्वीकरण और राजनीतिकरण का शिकार हो गई है। हिंदी के नाम पर एक तरफ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है तो दूसरी तरफ भाषा के नाम पर जनता को गुमराह भी किया जा रहा है। इससे देश की एकता विखंडित हो रही है। आज पूरे देश में धर्म और भाषा के नाम पर दंगा फसाद हो रहे हैं। देश में हिंदी को जो सम्मान एवं मान्यता मिलनी चाहिए वह आज भी हिंदी को नसीब नहीं हुआ है। देश के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। आइए आज हम सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें और हिंदी को एक मुकाम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम उज्जवल कुमार साहू, प्रबंधक राजभाषा, पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय भुवनेश्वर में पदस्थ हूँ। आज का विषय है हिंदी भाषा की चुनौतियाँ। हिंदी भाषा की अन्य भाषाओं से चुनौतियाँ प्रांतीय अंग्रेजी और उर्दू से मिल रही है। इन भाषाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा का माहौल है, जिसके कारण ये एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदी की दूसरी सबसे बड़ी चुनौतियां मीडिया से उत्पन्न इंग्लिश भाषा से हुई हैं। मीडिया अपने फायदे के लिए इंग्लिश का प्रचार प्रसार कर रही है। इंग्लिश ने हिंदी के समक्ष अपनी शुद्धता बनाए रखने की समस्या उत्पन्न कर दिया है। वैश्वीकरण के इस दौर में अंग्रेजी को अधिक बल मिला है। इसके साथ ही सिनेमा ने भी हिंदी के समक्ष समस्याएं उत्पन्न कर रही है। सिनेमाओं में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ने के कारण भाषा में अशुद्धता आई है। कई विषयों की पुस्तकों का हिंदी में उपलब्ध न होना, मशीनी अनुवाद इतना पर्याप्त नहीं है कि वो पाठकों की मांगों को पूरा कर सके। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या शोध अनुसंधान कार्य में हिंदी में शोध अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो है शोधार्थी अंग्रेजी में शोध कार्य करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक समस्या विज्ञापन बाजार में, विज्ञापन बाजार जो है अपने फायदे के लिए अंग्रेजी का प्रचार प्रसार कर रहा है। कुछ एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए वह उत्पादों के नाम अंग्रेजी में प्रसारित कर रहे हैं। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर हमें हिंदी के सबल और कमजोर पक्षों की समीक्षा करने की आवश्यकता है और किस प्रकार हम हिंदी के विकास में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, इस पे विचार। आज का विषय है वर्तमान समय में हिंदी की दशा और दिशा। इस संदर्भ में गांधी जी का एक कथन कितना सारगर्भित प्रतीत होता है कि जिस राष्ट्र के पास अपनी भाषा नहीं है वह राष्ट्र गूंगा है। भाषा का राष्ट्रीयता से घनिष्ठ संबंध है। दुनिया के अधिकांश देश भाषा के आधार पर विभाजित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो पाई। इसके पीछे कई कारण हैं। हिंदी की पहचान और अस्मिता के समक्ष खतरे या चुनौतियां अधिक है। वैसे भी
किसी भाषा की तरक्की का दारोमदार उसके बोलने वालों पर होता है कि किस हद तक वे भाषा को बदली हुई परिस्थितियों के साथ खुद को जोड़ते हैं। आज हम जिस भाषाई संकट से गुजर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण उपभोक्तावाद की संस्कृति है। निबंधकार श्यामाचरण दुबे जी का निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति में स्पष्टतः बताया गया है कि किस प्रकार पश्चिमी सभ्यता के और संस्कृति का प्रभाव हमारे रहन सहन, खान पान, बोलचाल, पहनावा इन पर इतना अधिक पड़ा है कि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति और भाषा से ही दूर होते जा रहे हैं। हिंदी के समक्ष यह उपभोक्तावादी संस्कृति ही चुनौती के रूप में खड़ी है। साथ ही आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भी हिंदी पर भीषण कुठाराघात किया है। हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना भविष्य के लिए खतरा प्रतीत होता है। स्कूलों में हिंदी माध्यम की कमी हमने अपने बच्चों को हिंदी शिक्षा से दूर वंचित करके हिंदी को पीछे धकेल दिया। शिक्षा का माध्यम अगर अन्य भाषा है तो हिंदी सीखना और सिखाना भी जरूरी है। हमें अपने बच्चों को हिंदी में दक्ष बनाना होगा, अर्थात इन्हें हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाना होगा। रोजमर्रा के जीवन में हिंदी की किताबें, अखबार पढ़ने की आदत डालनी होगी। इतना ही नहीं, हमारे अपने घरों में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट की फैशनेबल संस्कृति की जगह नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि की संस्कृति अपनानी होगी, क्योंकि हिंदी शर्म नहीं शक्ति है। भाषा किसी भी कौम या देश के ज़मीर की आवाज़ होती है, हमारी संस्कृति और विरासत की पहचान होती है। किसी राष्ट्र की भाषा को गुलाम बना लेना उस राष्ट्र की गुलामी को ही साबित करती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा के आयोजन से हम हिंदी के विकास में योगदान तो दे सकते हैं, किंतु इससे हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो सकती। अगर हम स्वयं अपनी भाषा को महत्व नहीं देंगे तो हमारी पहचान ही नहीं, हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। वैसे भाषा का कोई धर्म नहीं होता, भाषा का मान बनाए रखना ही हमारा धर्म है। हमें अपनी भाषा संबंधी मानसिकता को बदलना होगा। वर्तमान समय में हम अंग्रेजी और अंग्रेजियत के गुलाम बन बैठे हैं। समाज में हमारी विचार बुद्धि अंग्रेजी बोलने और पढ़ने वालों को बुद्धिमान, सभ्य, सुसंस्कृत और आधुनिक समझती है, जबकि हिंदी पढ़ने और बोलने वाले को हम पिछड़ा और गंवार मानने की एक परंपरा विकसित हो रही है। किसी भी देश में लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गौरवान्वित होते हैं, पर पता नहीं हम भारतीय क्यों अपनी संस्कृति और भाषा के व्यवहार पर स्वयं को पिछड़ा मानने लगते हैं। ऐसी मानसिकता के साथ क्या हम राष्ट्रभाषा की तैयारी या राष्ट्रभाषा की कल्पना कर सकते हैं? हिंदी की चुनौतियों के संदर्भ में अहम सवाल इसकी व्यवहारिकता से जुड़ा है। हमें व्यवहारिक स्तर पर हिंदी का व्यवहार करना होगा। अपने घरों में अंग्रेजी का व्यवहार, कारण हमारे बच्चों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। उनके पिछड़े जाने का डर हमें हमारे तौर तरीके व्यवहार में अंग्रेजी के प्रभाव को बढ़ा रहा है। शिक्षा का अगर तकाजा है तो अंग्रेजी में हमें अपने बच्चों को दक्ष करना होगा, परंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा को ही भूल बैठे। अंग्रेजी को सीखना हमारी मजबूरी और समय का तकाजा तो है, पर हिंदी को भूल जाना हमारी मूर्खता का पर्याय भी है। व्यक्ति के स्व के निज की अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही हो सकती है। भारतेंदु जी ने भी कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कौशल। इतना ही नहीं, आजकल तो शादी के कार्ड पर भी हिंदी नहीं अंग्रेजी दिखती है। अब इसे क्या समझदारी कहेंगे या अति समझदारी? शायद आज हमारे समाज में अंग्रेजी हमारे स्टेटस और प्रतिष्ठा का सिंबल बन गया है। दुर्भाग्य है कि हिंदी अपने ही घर में शर्मसार तथा उपेक्षित है।
हिंदी की नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी दिवस मनाने के लिए 14 सितंबर को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और 14 सितंबर से पहले या उसके 1-2 सप्ताह बाद तक या पूरे सितंबर महीने में यह हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इस संबंध में मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ कि हम जो है हिंदी दिवस का उत्साह या हिंदी के प्रति जो लगाव है वो खास करके वो सितंबर महीने के आसपास ज़्यादा देखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हिंदी दिवस या हिंदी के प्रति लगाव सिर्फ सितंबर महीने में नहीं होना चाहिए। ये साल भर या खास करके हम लोग जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं या हिंदी के शिक्षक हैं या हिंदी के अनुवादक हैं, हिंदी ऑफिसर हैं या अधिकारी हैं, इन लोगों को चाहिए कि हिंदी के प्रति हमारा लगाव, समर्पण, कमिटमेंट ये साल भर प्रकट हो। साल भर हम जो है इसमें दर्शाएं। जब हम बोलें, बातें करें तो हम अधिक से अधिक जो है कोशिश करें कि वह सही हिंदी हो, विशुद्ध हिंदी नहीं, कठिन हिंदी नहीं, क्लिष्ट हिंदी नहीं, वह शुद्ध हिंदी हो, धारा प्रवाह हिंदी हो। आज भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद और बाजारवाद के दबाव के कारण या प्रभाव के कारण हम जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी जानें, अंग्रेजी बोलें भी, क्योंकि हम हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषा भी सीखें और जो ग्लोबल लैंग्वेज है, जो विश्व कम्युनिकेशन की भाषा है, उसको भी सीखें। हिंदी हम सीखें लेकिन अपनी भाषा के प्रति हम लगाव रखें। हम उसमें सिर्फ अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए हिंदी ना सीखें कि जैसे एक देसी कहावत है कि जब गाय जो है दुधारू होती है तो उसे खूब दूध लिया जाता है, इसके बाद जो है छोड़ दिया जाता है। या हमारा जब हमको परीक्षाएं पास करनी होती है, नौकरी करनी होती है, तो हम हिंदी खूब पढ़ते हैं, खूब अध्ययन करते हैं और काम निकल जाता है तो लापरवाह हो जाते हैं। हम जो हिंदी की रोजी रोटी है हमारी जिनकी, उनका जो है एक कमिटमेंट भी है, एक लगाव भी है कि हिंदी को हम जो है वही सम्मान, वही श्रद्धा दें जो हम अपनी माँ को देते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति की भाषा है, हमारी संस्कार की भाषा है। इसमें हमारे कवियों के, लेखकों के, परंपराओं के विचार अंतर्निहित है। जब हम देखते हैं हिंदी की स्थिति और तुलना करते हैं दूसरी भाषाओं से, तो हम देखते हैं कि जैसे हम बंगाल में रहते हैं, बांग्ला भाषी समाज जो है हिंदी के प्रति बहुत भावुक रवैया अपनाता है, बहुत अंतरंग रवैया अपनाता है। वो सिर्फ अपनी मातृभाषा को, बांग्ला को सिर्फ काम के लिए नहीं इस्तेमाल करता। बच्चों को आवृत्ति, कविता पाठ, ड्रामा में या जिस तरह से भी उनको शामिल करना है वो लोग करते हैं और एक जज्बात होता है। लेकिन हिंदी की स्थिति तो हमारे देश में वैसी हो गई है कि सभी मेरे चाहने वाले हैं लेकिन मेरा कोई नहीं, इस देश में रहता हूँ मैं उर्दू की तरह। जैसे उर्दू में वाह वाह लोग करते हैं लेकिन बस उतना ही तक सीमित रह जाता है। ऐसा नहीं है। हमें हिंदी का प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए और उसमें गर्व से करना चाहिए। हमें वो अपनी भाषा बोलते समय हीनता का बोध नहीं होना चाहिए। हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, जब समाज में खड़े होते हैं तो हम सोचते हैं अरे वो हिंदी क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या विषय पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हिंदी पढ़ाते हैं, धीरे से बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि मुझे जो है हिंदी बोलने में गर्व होना चाहिए। और भारत जो है, भारत की तो संपर्क भाषा है ही है। लगभग इस लॉकडाउन में मैंने देखा कि जो लोग सेमिनार सभा कर रहे हैं, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ हो रही हैं, उसमें देश के तमाम विभिन्न संस्थाओं, देश के तमाम संस्थाओं में
हिंदी बोली जाती है, पढ़ाई जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदी विश्व भाषा है और विश्व में इसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यूएनओ में है, WHO में आजकल जो ब्रीफिंग होती है पैंडेमिक के संबंध में, उसमें एक भाषा बोला जाता है कि हिंदी में भी हम जो है प्रश्न कर सकते हैं, वो लोग ट्रांसलेट करके उसको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हिंदी के प्रति जो है रुझान उसमें पैदा करना चाहिए। वो अंग्रेजी भी सीखे। हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग, वंचित, पिछड़े, दबे कुचले समाज के लोग भी अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी जानें, विश्व में जो ज्ञान है उसको जानें, उसको सीखें। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में ये क्षमता भी हो कि अपनी जो मातृभाषा हिंदी है या जो भी है निज भाषा है, उसमें उनका अधिकार हो, उस पर वो अधिकार के साथ अपनी बात रख सकें, आत्मविश्वास के साथ वो बोल सकें। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक कथन है, किसी ने उनसे पूछा कि अगर देश भी गुलाम हो और आपकी भाषा भी गुलाम हो तो आप किसको पहले स्वतंत्र करना चाहेंगे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि मैं सबसे पहले भाषा को चुनूंगा। और उन्होंने कहा कि क्यों भाषा को चुनूंगे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि भाषा में संस्कृति, संवेदनाएं और संस्कार निहित होते हैं। अगर मेरी भाषा आज़ाद हो जाती है तो मैं अपनी भाषा के माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा और जागरूक करने के बाद स्वतः ही वो अपने देश को भी स्वाधीन कर लेंगे। तो हमें जो है अपनी भाषा के प्रति समर्पित रहना चाहिए, एक प्रतिबद्धता के साथ जीना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी से बात करते हैं और सिर्फ उस भाषा में बात करते हैं जो थोड़ी बहुत वो जानता है, तो आप उसके दिमाग तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं जो उसकी दिल की भाषा है, मातृभाषा है, या जिसमें वो सोचता है, तो आप उसके दिल तक पहुंचते हैं। तो हमें जो है हिंदी को अपने दिल में जगह देनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो, एक भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में। और हम जो हिंदी की रोजी रोटी हमारी है जिनकी, उनको इसके प्रति एक हमेशा ही सम्मान और आदर का भाव रखना चाहिए। और जहाँ भी जाएं उन्हें जो है बोलते समय उसमें गर्व का बोध करना चाहिए। तो हिंदी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मैं कार्तिक चौधरी, प्रज्ञा ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी हिंदी भाषा के समक्ष जो चुनौतियां हैं उस पर मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। देखिए मित्रों, भाषा जो है वह कहीं ना कहीं सेतु बंधन की काम करती है। और यानी सेतु यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ने का काम। भाषा में यह शक्ति होती है, वह चाहे कोई भी भाषा हो। और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है और वह भाषा कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र को संबोधित करती है। मुझे लगता है कि हिंदी हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है और वह हमेशा जोड़ने की काम करती है। मैं आज आप लोग के समक्ष मैं हिंदी की कमियां को गिनाने पर अपनी बात को नहीं रखूँ, क्योंकि जब भी हिंदी दिवस आता है हम हिंदी की कमियों पर ज़्यादा जोर देते हैं, अन्य भाषाओं को कमतर आंकने पर ज़्यादा जोर देते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी देश की पहचान जिस प्रकार से उसकी संस्कृति है, तो कहीं ना कहीं उसकी भाषा भी है। और एक भाषा को बड़ा बनाने में दूसरी भाषा को नीचा ठहराना मुझे नहीं लगता कि उचित है। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हिंदी हमारी शान है और हिंदी हमारी जान भी है। बहुत
वर्षों से यह कहावत बहुत प्रचलित है कि भाषा गई तो संस्कृति गई। यानी देखिए कि मतलब हम जिस प्रकार से संस्कृति का जुड़ाव है हमारे जीवन का, और मुझे लगता है कि भाषा का भी एक जुड़ाव है। लेकिन यह जो शब्द प्रचलित है मुझे बहुत ही प्रमुख लगता है कि भाषा गई तो संस्कृति गई, और एक अपने संस्कृति का संबंध जो है वह कहीं ना कहीं राष्ट्र से होता है, राष्ट्रीय प्रेम से होता है, और ऐसे में उस संस्कृति का परिचायक उसका भाषा भी होता है। तो अगर इस अर्थ को इसके अर्थ की व्याख्या अगर हम भारतीय संदर्भ में करें तो हमें दिखाई देगा कि हम संस्कृति से तो इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम भाषा से उतना ही प्यार कर रहे हैं? यह एक प्रश्न चिन्ह है। क्यों प्रश्न चिन्ह है? क्योंकि हम देखें तो हम अपने जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसमें हम अपनी संस्कृति को संपूर्ण रूप से लागू करते हैं, लेकिन क्या जब भाषा की बात आती है तो क्या हम किसी एक विशेष भाषा अर्थात मेरा बोलने का से कि हिंदी पर हम आधारित रहते हैं? अगर संस्कृति से भाषा का जुड़ाव है तो हमें यह देखना होगा कि दिन पर दिन जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं और उस अंग्रेजी माध्यम के तरफ सिर्फ एक उच्च वर्ग की सोसाइटी ही नहीं, एक रिक्शे चलाने वाले का जो रिक्शा चलाता है, रोजमर्रा का काम करता है, उसका बेटा भी वह भी चाहता है कि उसका बेटा उस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े। तो फिर ऐसे में जिस संस्कृति पर हम को महान बनाते हैं, जिस संस्कृति को हम अपने राष्ट्र का परिचायक बनाते हैं, फिर ऐसे में जब भाषा का संदर्भ आता है तो क्यों हम पिछड़ जाते हैं? मुझे लगता है कि इस पर विचार करनी चाहिए। जब तक हम अपनी भाषा को प्रमुखता से नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर बहुत ही राष्ट्रीय प्रेम है, हम अपनी संस्कृति को बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च दर्जा देते हैं, लेकिन जैसे ही भाषा की बात आती है हमारी मानसिकता क्यों अंग्रेजी की तरफ या कोई अन्य भाषा की तरफ क्यों आकर्षित होने लगती है? मुझे लगता है कि यह सोचना चाहिए। अगर हम कहते हैं दूसरी तरीके से मैं इस बात को और भी बताना चाहूँगा विस्तार से कि हम देखें कि हम एक तरफ संविधान में विश्वास रखते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि संविधान के प्रति अपनी प्रमुखता को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संविधान हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसे ही संविधान अगर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो मुझे लगता है कि संविधान में लिखी बात भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम संविधान के आर्टिकल को देखते हैं और खासकर 343 जो आर्टिकल है संविधान के, अनुच्छेद 343 में जो राजभाषा संबंधित है कि देश की राजभाषा जो है वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अगर हम देवनागरी लिपि हो तो फिर हम देखें कि आज का समय जो है इतना विस्तार का समय है, इतना ज़्यादा आधुनिकता का समय है कि सब संचार माध्यम का इतना विस्तार हो चुका है, और ऐसे में क्या हम देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं? इस बात के लिए मैं विशेषकर भाषाविद जयप्रकाश करदम जी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। वह बार बार कहते हैं कि कोई भी भाषा बोलने से नहीं बढ़ती। हम बोलने में विश्व में एक या दूसरा या तीसरे स्थान पर जरूर होंगे, लेकिन उनकी बात को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ कि कोई भाषा बोलने से आगे नहीं बढ़ती, लिखने और पढ़ने से आगे बढ़ती है। तो फिर ऐसे में मुझे लगता है कि हिंदी के संदर्भ में बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि हिंदी कितनी लिखी जा रही है और पढ़ी जा रही है। यानी अगर हम इस बात का एनालिसिस करें तो हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें कि आज के समय में हमारे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के माध्यम से बिल्कुल हम किसी को मैसेज भेजने, किसी को व्हाट्सएप करने या किसी को संचार माध्यम में किसी भी तरह का हम मैसेज किसी को देना चाहते हैं तो हम देखिए कि कितने हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं।
कहीं ना कहीं वहाँ रोमन लिपि मौजूद होती है। अगर हम इस तरह से रोमन लिपि में ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे वह रोमन लिपि में हमें उपलब्ध हो जाता है, जबकि बहुत सारे अच्छे ऐप्स हैं जो साधारण ढंग से साधारण तौर पे हम हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी की लिपि में लिख सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। मुझे लगता है कि हिंदी दिवस पर इसी इच्छा शक्ति को जगाने का प्रयास जरूरी मुझे लगता है कि जान पड़ता है, क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छा शक्ति को प्रकाश में नहीं लाएंगे अगर किसी हिंदी के प्रति, तो यह लगता है कि भाषा के प्रति संकीर्ण हमारी नजरिया को भी दिखाता है। और दूसरी तरीके से हम कहें तो वह संविधान के प्रति एक अवमानना का दृष्टिकोण भी है, क्योंकि जब संविधान कहता है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, फिर हम क्यों रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं, यह एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। फिर हम देखें कि दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा के तहत कहीं ना कहीं सरकारी जो स्कूलें हैं जहाँ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा और हिंदी प्रमुख रूप से लागू है, वहाँ उन स्कूलों के प्रति एक कहीं ना कहीं समाज में विभ्रांतियाँ और संकीर्ण दृष्टिकोण भी अपनाया जा रहा है। हमें यह जानना होगा, और मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की यह बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि वह क्षेत्रीय भाषा और खासकर हिंदी के प्रति वह अपनी इच्छा शक्ति को कहीं ना कहीं प्रकाश में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही शानदार कदम है सरकार का। सरकार ने हिंदी के प्रति कहीं ना कहीं उस हिंदी के उस समर्थ को समझा है, और मुझे लगता है कि जो हिंदी बोलने की बात तो ठीक है, लेकिन यह लिखने और पढ़ने में ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में आएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, नई शिक्षा नीति। आशा है कि ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी का विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह सोचना होगा कि जो पब्लिक सेक्टर स्कूल हैं, क्या वह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कदम पर चलेंगे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर वह जिस तरह से हिंदी को अपने प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल में लागू नहीं करना चाह रहे हैं, या उसे एक तीसरे भाषा के दर्जा दे रहे हैं, या उसके प्रति कहीं ना कहीं एक द्वितीय दर्जा का रवैया भी अपना रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी। सरकार उन पब्लिक सेक्टर के स्कूलों के लिए कौन सी कदम उठाने वाली है और किस तरह की परिवर्तन लाने वाली है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण कदम होगा, और इससे भी मुझे लगता है कि सरकार के माध्यम से ये आशा की जा सकती है कि सरकार की नीति को पब्लिक सेक्टर जो स्कूल है वह भी लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदी का एक कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ेगा। मुझे लगता है कि देखिए, मतलब बहुत ही खूबसूरत यह बात होती है कि हमारे समाज में एक ऐसी मानसिकता बन गई। मेरा बोलने का मतलब किसी भाषा को दोषी ठहराना नहीं, मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमारे मन में एक ऐसी स्थिति है कि हम चाहते हैं कि दूसरे के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, दूसरे के समक्ष विद्वान बनना। लेकिन वो विद्वान हम कैसे बनते हैं? वह हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन कैसे करते हैं? किसी दूसरे भाषा तथाकथित किसी भाषा को के 2-4 लाइन को कहकर ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञान के किसी भाषा के और ज्ञान के पंडित हो गए। लेकिन हमें यह जानना होगा कि सचमुच में क्या हुआ उस भाषा का ख्याति, उस भाषा का अच्छा जानकार है वह व्यक्ति जो ज्ञान की बातें झाड़ रहा है किसी भाषा में? मुझे नहीं लगता। ऐसा अगर होता, अगर वह उस भाषा का विशेष जानकार होता, अगर वह सच में ज़्यादा ज्ञानी होता, तो शायद जिस भाषा में वो हमसे बात कर कर अपनी ज्ञान को झाड़ रहा है वह उसी भाषा में सोचता। यानी सीधी सी बात है, मेरा किसी भाषा को दोषी ठहराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं यह सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी सार्वजनिक स्थल पर हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई वह हिंदी भाषाभाषी होने के बावजूद अपनी एक ऐसे भाषा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि लगे कि वह बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। और इस तरह की वह मानसिकता, यह मुझे लगता है कि मानसिकता की दोष है, मानसिकता की दोष है। क्योंकि अगर वह अंग्रेजी का सच में अच्छा ज्ञाता होता तो सच वह अंग्रेजी में ही सोचता, अंग्रेजी में ही अपनी प्रेमिका से प्रेम करता, उसे सोचते समय वह अंग्रेजी में ही उसके मन में शब्दों का निर्माण होता।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यह विद्वान बनने की दृष्टि मुझे लगता है कि एक तरह से एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, और यह नकारात्मक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय भाषा और जो राजभाषा है उसको अवहेलित करना भी है। और अवहेलित करना यानी राजभाषा को अवहेलित करना यानी कहीं ना कहीं संविधान का अवमानना करना है। मुझे लगता है कि साथियों, हिंदी दिवस पर किसी भाषा को कमतर और ज़्यादातर आंकने का मकसद नहीं है। मकसद यही है कि हिंदी जो है